नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड की राजनीति में वंशवाद का झंडा बुलंद करते हुए बीजेपी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में अपने परिजनों को टिकट दिलाने की जुगत में लगे हैं। इनमें से कुछ जहां खुद की जगह बेटे और बेटी को टिकट देने की पैरवी कर रहे हैं, वहीं कुछ खुद सदन में मौजूद रहते हुए अपनों को भी सत्ता के गलियारों से परिचित करवाने की तैयारी में है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने में बहुत कम वक्त बचा है। टिकट बंटवारे के लिए बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में तमाम पार्टियों में टिकट के दावेदार सामने आने लगे हैं। जीते हुए कुछ प्रतिनिधियों में कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जनसेवा की जिम्मेदारी अपने परिजनों को देना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने टिकट के दावेदारों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बीजेपी चुनाव में एक परिवार एक टिकट का फार्मूला लागू करने की सोच रही है। लिहाजा पार्टी ने अगर ये फैसला लिया तो उन नेताओं की दिक्कतें बढ़ेंगी जिनके परिवार में टिकट के दावेदार ज़्यादा हैं। लिहाजा नेताओं ने अन्य विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है। असल में कुछ दिग्गज नेता इसके लिए पार्टी हाईकमान पर दबाव भी बना रहे हैं, जबकि पार्टी में टिकट के दावेदारों की कतार लगी है। ऐसे में पार्टी बड़े नेताओं और उनके रिश्तेदारों को टिकट देकर पार्टी कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करना चाहती। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी वाकई एक परिवार से एक टिकट वाला फार्मूला अपनाएगी और कांग्रेस भी इस तकनीक का इस्तेमाल करेगी, और क्या तमाम राजनीतिक दल इस तकनीक के सहारे टिकट की टिक को रोक पाएंगे, और क्या दावेदार इस तकनीक पर सहमति देंगे या फिर दल बदल की सोचेंगे, जैसे पिछली बार यशपाल आर्य ने किया था। आइए सबसे सुनिए परिवारवाद पर क्या कहते हैं नेता। देखिए, अपवाद स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने एक आध जगह जो है 2 टिकट दिए हैं, वरना हम परिवारवाद की राजनीति, पुत्र पिता की राजनीति, देख लीजिए एक ही परिवार 40 वर्षों तक जो इस देश पर राज करता रहा। तो परिवारवाद की पराकाष्ठा कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं। और किसी भी दल को इस प्रकार जो है परिवारवाद की राजनीति करनी नहीं चाहिए। लोकतंत्र है, युवाओं को मौका देना चाहिए। नए नए युवा, अच्छे युवा राजनीति में आ रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। दावेदारी करने का अधिकार सबको है। अब आला कमान को ये तय करना है इस मुद्दे पर कि वो उसे किसे टिकट देना है और किसे नहीं। अगर आप भी, हम भी, हमारी पार्टी भी किस फॉर्मूले पे काम करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर जैसा मैंने आपको स्पष्ट किया अभी कि दावेदारी सब कर सकते हैं, लेकिन जितने भी 2 सर्वे हुए हैं, कार्यकर्ताओं की बैठकें हुई हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो रही हैं, ऑब्जर्वर हमारे आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, उनकी रिपोर्ट में जिनके नाम गए होंगे उनकी ही दावेदारी मुझे लगता है आगे सफल मानी जाएगी। बाकी एक परिवार में कितने लोगों को टिकट देना है तो ये फैसला आला कमान करेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों ही वो दल हैं जिन्होंने काम के आधार पर नहीं, केवल वंशवाद, परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए बड़े बड़े नेताओं के बीवी बच्चों उनको टिकट देती आई है, ये वो पार्टियां हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर पालिका हो, जहाँ भी जो लोग भी निर्वाचित होकर जा रहे हैं, जिन्हें टिकट दिए जाते हैं, वो केवल उनके काम के आधार पर दिए जाते हैं। जो काम करता है, ज़मीनी रूप से जनता से जुड़ा हुआ है, वही व्यक्ति आम आदमी पार्टी से टिकट का हकदार होता है और उसी को टिकट मिलता है। हमारे यहाँ वंशवाद और परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हनी पाठक बीजेपी से, राजू मौर्य आम आदमी पार्टी से और अमनदीप बत्रा कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। हनी पाठक जी, कोई ये कहना ही नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे को कार्यकर्ता बना रहा हूं और 20 साल ये कार्यकर्ता रहेगा, पार्टी में समर्पित रहेगा। ये तो कार्यकर्ताओं पर बड़ा कुठाराघात है। एक बात बताइए चंद्रशेखर जी,
हमारे यहाँ पर कब आपने बहुत ज्यादा वंशवाद की राजनीति देखी हमने है? कहा आपसे, हम तो हमारे राजनीति पूरी सारी राष्ट्रीय, राजनीति की बात कर रहे हैं। हाँ तो मैं बता रही हूँ जी, आपने अपने ऊपर हमारे नहीं यहाँ लिया, आप पर ये भी गलत बात है, अपने ऊपर मत लिया कीजिए, हम तो सारी राजनीति की बात कर रहे हैं। मैंने अपने ऊपर कहाँ लिया? बीजेपी मैं के तो ऊपर ले भारतीय लिया जनता आपने, पार्टी की बात करी, भारतीय बीजेपी के ऊपर जनता ले पार्टी लिया। की बात करें। हम्म, मैं ये कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी में पहला प्रथम अक्षर ही भारतीय आता है, दूसरा जनता, तीसरे नंबर पर पार्टी आती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ले लीजिए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष ले लीजिए, चाहे बूथ अध्यक्ष ही तक आप चले जाइए, कोई भी देख लेंगे आप, कोई भी वंशवाद नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बनता है तो वो भी कोई परिवार का नेता होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष कोई बनता है तो वो भी परिवार का होना चाहिए। मेरा इशारा किसकी तरफ है ये भी आप अच्छे से समझ गए खूब होंगे बढ़िया से। कि परिवार ही पीढ़ी पे पीढ़ी चला आ रहा है, सिंहासन पर परिवार ही बैठ रहा है, एक टैग है उस परिवार का, कहाँ वो बचा है परिवार ही बैठ सिंहासन? के चला आ रहा है। सिंहासन कहाँ बचा है अब? कौन सा सिंहासन है जिस पे आप कह रहे हो बैठने की? सिंहासन कहाँ बचा है? अब तो सड़कों पर रैलियां निकालनी पड़ रही हैं, संघर्ष करना पड़ रहा है, अब कहाँ है सिंहासन? लेकिन वो संघर्ष को भी वो संघर्ष नहीं मानते हैं, वो ये समझते हैं कि हम बहुत बहुत बड़े नेता हैं और बहुत ज्यादा जनता से जुड़ गए हैं और हम सत्ता में भी आ रहे हैं। ये भ्रम भी है उनके दिमाग में कि हम सत्ता में भी आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं उत्तराखंड में तो आम आदमी दूसरी तरफ पार्टी और अगर आ मैं गई है। आम आदमी पार्टी की बात करती हूँ तो आम आदमी पार्टी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने देखा नहीं है यहाँ पर, जो चीज मैंने देखी नहीं है उस चीज पर मैं कोई भी बात नहीं कहना चाहूंगी। हाँ मैं मानती हूँ और मुझे मंच पे कहने में भी कोई भी संकोच नहीं है कि मैंने इसमें कोई ना तो वंशवाद देखा ना परिवारवाद देखा। इस पार्टी में काम करते हैं कार्यकर्ता, पद पर आते हैं, देखने को मिलता है। तो मैंने जिस चीज को देखा नहीं है उस चीज को लेकर मैं बोलना पसंद नहीं करती, कोई तुष्टिकरण करना पसंद नहीं करती, सिद्धांतों की बात करती हूँ। और दूसरा, जिस तरफ मुझे कहना था मैंने उसको बोल दिया। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में, मैं खुल के ही बोल देती हूँ आपको कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से वंशवाद की नीति चली आती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनते हैं वो सिर्फ एक पार्टी के वो पदाधिकारी बनते हैं जो एक परिवार के ही जुड़े हुए होते हैं। जो परिवार के होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो ही बनेंगे, वरना कोई और भी उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं रख सकता। वहाँ आम आदमी पार्टी में तो स्टाफ बाद है, माली, ड्राइवर, साथ में जितने भी लोग हैं सबको टिकट देते हैं, वो तो ये स्टाफ बात तो अच्छी बात है। और राजू मौर्य बताएंगे आगे। तो ठीक है अमनदीप जी, देखिए स्टाफ का तो ये है कि अच्छी बात है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए ना। अमनदीप जी, ये वंशवाद पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि वंशवाद आपके यहाँ भी, आप समझ ही रहे होंगे, ऊपर से नीचे तक की बात नहीं करेंगे, हम तो उत्तराखंड की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा दावेदार ऐसे हैं वंशवाद में जो कहीं गिरफ्त में आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो सिद्धांतों की बात हमें पाठक जी बता रही हैं, हमें भारतीय बता रहे हैं कि भारतीय और किस प्रकार से कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी। अगर वंशवाद की बात अगर ये भी ना करें तो पूछ रहा हूँ मैं, आप तो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हनी पाठक जी से मैंने जवाब ले लिया, आप तो अपना जवाब दीजिए। प्रतिक्रिया का जवाब भी दे देता हूँ। अरे प्रतिक्रिया किसको दे रहे हैं आप? मैं तो जवाब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ जो वंशवाद के लिए टिकट मांगे जा रहे हैं, वंशवाद को लेकर, उनको आप टिकट देंगे या नहीं देंगे? कोई फार्मूला है या नहीं है? उनको क्या करना? प्रतिक्रिया देके मुझे आप जवाब दीजिए पहले। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता तन मन धन से काम करता है, टीम से जुड़ के काम करता है। उसको कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ाया है और हमेशा आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो आपके सवाल का जवाब तो यही दे दिया अपने, तो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ के काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगर ये वंशवाद की बात करते हैं तो अगर मैं भाजपा सरकार की बात कर लूं तो ये कहां से कहां तक अगर इनसे पूछा जाए, अगर मैं राजनाथ सिंह जी की बात करूं तो पंकज सिंह, अगर उनके जो लड़के हैं वो नोएडा से 2017 से एमएलए थे, अभी जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के। और भाजपा सरकार हमें भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं कि वंशवाद वाली बात अगर ये कर रहे हैं तो अमित शाह जी के लड़के हैं जय शाह, उनको बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, वहां क्यों नहीं बात करते? आपको खाली अगर एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री की लिस्ट उठा के देख लीजिए, राजीव गांधी जी के बाद मनमोहन सिंह जी को 2004 में जब नियुक्त किया गया
2014 तक मनमोहन सिंह जी रहे, बनने को तो सोनिया गांधी जी बन सकती थी, लेकिन जो कार्यकर्ता जिसने अपने मन से काम किया है पार्टी के लिए, उसको कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ाया है और भविष्य में भी आगे बढ़ाने का कार्य कांग्रेस पार्टी हमेशा करेगी। और रही बात टिकट की और दावेदारी की, जो कार्यकर्ता जो मजबूती से दावेदारी दे रहा है, जो काम कर रहा है पार्टी के लिए, जो जनता के बीच में है, उसी को टिकट दी जाएगी और उसी को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। और मैं इनको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी में भी बहुत लोग हैं जो दावेदारी दे रहे हैं, बहुत लोग। अगर कैंटीन सांसदों से बात की जाए, रिश्तेदार थोड़ी है वो, अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार टिकट मांग रहे हैं क्या उत्तराखंड में? अमनदीप जी, मैं आम आदमी पार्टी की बात आम आदमी पार्टी की मैं पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी आम आदमी पार्टी तो तीसरा विकल्प बन के आई है, ये कहते हैं जी उनकी पार्टी में भी, उनकी पार्टी किसकी? भाजपा का तो बोल दिया आपने, अब कौन सी पार्टी बची? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी आम आदमी पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हम तीसरा विकल्प है, वो तो अपने आप कह रही है। बिल्कुल, आपसे संवाद जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे राजू मौर्य के पास। राजू मौर्य जी, आप पे तो क्या ही आरोप लगाएं, आपका तो वंश ही नहीं चला, तो अभी वंश चले तो आरोप लगाएं आपके ऊपर। पहले तो वंश चलाओ फिर आरोप लगाएं। अब आप तो इनके ऊपर आरोप लगा लो, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर। मेरा वंश चल रहा है। हाँ, और वंशवाद की जो राजनीति है वो नहीं चलनी चाहिए। देखिए, ये हम सब कार्यकर्ता हैं, चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, ये अगर वंशवाद चलेगा तो निश्चित रूप से उसकी पीड़ा कार्यकर्ताओं में देखी जाएगी। कांग्रेस की बात करें, अगर उत्तराखंड की हम बात करें, तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने एक बड़े स्तर पर वंशवाद को बढ़ावा दिया है। हरीश रावत जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, अपनी वाइफ को जो है हरिद्वार लोकसभा चुनाव लड़वाया। यशपाल आर्य खुद विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका बेटा विधायक है। यही स्थिति इंदिरा हृदय जी की, स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी की रही। विजय बहुगुणा जी जो मूल रूप से कांग्रेसी हैं, तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और राजनीतिक दबाव बनाते हुए उन्होंने भी भाजपा से भी जो है अपने बेटे को टिकट लेने में कामयाब रहे। तो इससे होता क्या है कि जो जमीनी रूप से कार्यकर्ता काम कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, चाहे वो हनीप्रीत जी हो, चाहे मेरे भाई बैठे हैं कांग्रेस के, या कोई भी XYZ हो, तो उन लोगों के हक पे टाका डाल करके चंद नेताओं के बच्चों को उनके नाम पर टिकट दे दिया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी, जैसा आपने कहा कि हमने तो ऑटो वालों को, ड्राइवर को, या जो भी आम आदमी जुड़ा, उसको हमने दिया। तो हमारा प्रयास तो यही है, हम चाहेंगे कि आगे भी ये जो पार्टी है बनी रहे। आगे भी हमारी पार्टी से ऐसे बड़े नेताओं के बच्चों को उनके पिताजी के नाम पे, उनके माता के नाम पे टिकट ना मिले, उनके काम पर कोई भी किसी को भी वोट मिले। बाकी तो ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हर कार्यकर्ता की पीड़ा है, चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का। इन दो पार्टियों में ये चीज देखी जाती है, तो इससे क्या है, जो जमीनी कार्यकर्ता है उसका मनोबल टूटता है। अमनदीप जी का भी चेहरा उदास दिख रहा है। देखिए, मैं आपको डोईवाला विधानसभा बताता हूं, यहाँ पर मोहित उनियाल काम कर रहे हैं, इनके जिला अध्यक्ष गौरव सिंह काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबको निराशा हाथ लग रही है। और भी कई सीटों पर, बहुत जगहों पर यही हाल है, यानी कि अगर नेता नहीं तो उसका बेटा। तो ये जो ये कार्यकर्ता जमीन रूप से मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, इनका क्या होगा, इनका क्या भविष्य है, ये एक सवाल है, अपने आप में सवाल है भाजपा और कांग्रेस के अंदर जो नेता है। नहीं, आप हो ना भविष्य, अगर नहीं मिलेगा तो आपके पास आ जाएंगे, आप हो इनका भविष्य। तो हनी पाठक जिसपे कोई दाग नहीं, जिसपे कोई दाग नहीं, उसका स्वागत है। हनी पाठक जी, जिसपे कोई दाग नहीं, इनका सहारा जो जिसको टिकट नहीं मिलेगा और लगेगा कि ये जीतने वाला है, तो वो फिर उसका सहारा आप ही है। देखिए, ऐसा है चंद्रशेखर जी, पूरी डिबेट में मेरा चेहरा ना तो आपको उदास दिखेगा, ना रोता हुआ दिखेगा। नहीं, आपके यहाँ तो नहीं है ना, आप तो कह रहे हैं, डिबेट कर रही हूँ।
आम आदमी पार्टी ने भी आरोप नहीं लगाया। नहीं, दूसरा चंद्रशेखर जी, मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने तो कहीं से टिकट की दावेदारी करी भी नहीं है। मैं जिस फील्ड में जो काम कर रही हूँ, और मैं अगर टिकट की दावेदारी कर दूंगी तो बताइए आपके साथ डिबेट कौन, आप किससे सवाल पूछेंगे? एक ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो डिबेट में सवाल पूछने के लिए सत्ता पक्ष की बात रखने के लिए चाहिए। नहीं तो राजू भाई साहब किसकी बात का जवाब देंगे और अमनदीप जी किससे लड़ाई करेंगे? ये हनी पाठक जी होना चाहिए। हनी पाठक जी, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए एक जिज्ञासा का विषय भी है और रहस्य का भी है और खोज का भी है कि इतने बलिदानी लोग बीजेपी को मिल कैसे जाते हैं। मैं हूं इससे, और क्या आपको एग्जांपल चाहिए? चलिए, अच्छा चंद्रशेखर जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी, एक महिला होने के नाते डिबेट को दूसरी तरफ मैं लेकर जाना चाहूंगी। 18 से 21 वर्ष करी गई है महिलाओं की उम्र शादी की। केंद्र सरकार का फैसला आया है, काफी बड़ा फैसला लिया गया, इसका स्वागत करती हूँ मैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी मंच पर यूपी के जाती हैं और हर जगह जाकर एक सवाल करती हैं और जवाब भी देती हैं, मैं लड़की हूं, मैं लड़ना जानती हूं। एक जवाब उनका मैं हर जगह उनका ये सुनती हूँ सेंटेंस। तो कर्नाटक विधानसभा के एक विधायक है ए राजकुमार, एस राजेश जी, उनसे उन्होंने कभी एक रमेश जी भी मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो जी के हकदार नहीं है। उनका एक बयान आता है कि रेप को कोई रोक नहीं सकता, तो क्यों ना हम लोग उसका लेट के मजा ले। तो मैं कांग्रेस के अपने भाई से ये पूछना चाहती हूँ कि उनके अब तक क्यों नहीं उनका अब तक इस्तीफा लिया गया है, और क्यों नहीं अब तक इस आपत्तिजनक बयान के लिए उनका माफीनामा आया है? उनसे अभी वंशवाद को लेके ही सवाल पूछ लें और उसका वो जवाब दे दें, यही उनके लिए बेहतर है। हनी पाठक जी, नहीं, एक महिला होने के नाते मेरी भी बात का जवाब ये देकर जाएंगे आज। ठीक है, रोका नहीं जा सकता तो लेट के मजा लिया जाए। और मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी गुजारिश करूंगी कि एक महिला सवाल कर रही है तो जवाब वो भी पूछे अमनदीप जी से कि उनका क्यों नहीं इस्तीफा मंजूर किया जाए, और इस्तीफा क्यों ना लिया जाए उनसे, और अभी तक इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा है और क्यों नहीं मांगा जा रहा है। और मैं लड़की हूं, मैं लड़ना जानती हूं बोलने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा अभी तक चुप क्यों है? और हर जगह जाके रेप पीड़िता से मिलने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा उस महिलाओं से जहां पे जाके रेप पीड़िता सिर्फ राजनीति करने जाती है, रेप पीड़ित महिला से मिलने जाती हैं, वहां जाके जो कांड हुआ था रेप पीड़िता का, जहां पे योगी जी ने मिलने जाने से लोगों को रोक रखा था, तो वहां पर उन्होंने अनशन कर दिया था। क्यों उस विधायक से उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये तो मजे लेने के लिए गई थी लेटकर? चलिए अब पूछ लेते हैं उनसे। अमनदीप जी कृपया जवाब दें, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी मैं गुजारिश करूंगी कि जवाब जरूर पूछा जाए। पुनरावृत्ति भी भावनाओं का सम्मान है हनी पाठक जी, मेरी नजर में। अमनदीप बत्रा जी, एक तो ये संवेदनशील जो जवाब आपसे मांगा गया है ये जवाब दे दीजिए, और वंशवाद के आरोप आप पर लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, तो ये आरोप कैसे दूर होंगे? कार्यकर्ताओं की सुनवाई कैसे होगी? कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार कैसे प्राप्त होगा? और ये पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ कैसे होगी? इस पर जवाब दे दीजिए। मैंने जब से ये बयान इनका सुना है ना, मैं हर डिबेट में यही पूछना चाह रही थी, तब तक आज डिबेट आई गई, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से गुजारिश करूंगी मुझे इसका जवाब दे देते हैं हनी पाठक जी को, जवाब दे देते हैं। देखिए, अभी हनी पाठक जी ने जो बताया हमें, ये बहुत ही, हम तो खुद कह रहे हैं कि शर्मनाक बात है और बहुत ही गलत जो बयानबाजी हुई है। दूसरी बात ये है कि अभी हनी पाठक जी ने कहा जिस प्रकार से, ये तो गलत है। और इन्होंने ये जो नारा बताया जो प्रियंका गांधी जी ने दिया है, लड़की हूँ लड़ना जानती हूँ, वो लड़ना जानती नहीं हूँ, वो ये है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो वो बयानबाजी हुई है उसके लिए पूरी कांग्रेस ने उनको, मतलब जो वहाँ के जो सांसद हैं, जो बोला गया है उनके द्वारा, वो बहुत ही गलत है। और इस चीज का कठोर निंदा की गई है, अभी माफी मांगी जाएगी, और जो कड़ी कार्रवाई होगी वो
आप सुन लीजिए पहले, बाद में ताली बजाइएगा। ये पाठक जी पहले सुन लीजिए, बाद में ताली बजाइएगा। आपको मौका दिया गया, हमें भी मौका दिया गया। पीड़िता के घर जाइएगा और वहाँ जाके राजनीतिक रोटी सेकिएगा। आप सम्मानजनक है, इस्तीफा मत लीजिएगा। मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं भी लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ। हर डिबेट में हर कांग्रेसी से पूछूंगी, कोई भी मुद्दा होगा मैं ये जवाब जरूर दूंगी आप लोगों को। जवाब सुन लीजिए, ये काम कर लीजिए। बोलूँ? हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी मुद्दा है और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। हनी पाठक जी एक बात बताइए, आपके साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की एक सीएम हाउस में एक उनका दरबार लगा हुआ था जिसमें जनता की परेशानियां सुन रहे थे। उस टाइम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने संवाद आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे अमनदीप बत्रा के पास। अमनदीप जी देखिए, कार्रवाई के आगे कठोर लिख देने से कार्रवाई कठोर नहीं हो जाती, उसके लिए पार्टी को भी कठोर होना पड़ता है। बिल्कुल, पार्टी भी कठोर होगी इस विषय पे, पार्टी भी कठोर होगी और कठोर कार्रवाई भी की जाएगी और जिन्होंने ये बयान दिया है उनसे माफी भी मंगवाई जाएगी। और दूसरा क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हनी पाठक जी ने बात रखी वो ठीक है, हम मानते हैं जो गलती हुई है वो हुई है। अगर उनके द्वारा ये नारी शक्ति का अपमान अगर उनके द्वारा किया गया है तो उनको इस चीज की सजा भी मिलेगी। और पार्टी अपने स्तर पे, जो राष्ट्रीय स्तर है, उच्च स्तर पे इसकी जांच, मतलब अपना कठोर, जो भी कठोर इस पे नीति लाई जाएगी वो किया जाएगा। मैं इनसे ये चीज पूछ रहा हूँ कि जो आज आप ब्लेम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं, एक बात बताइए हनी पाठक जी, कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जनता दरबार लगाया और उसमें उसको उनको बोल दिया गया कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो उस टाइम भाजपा सरकार क्यों नहीं बोली? उस टाइम क्यों नहीं? अगर उस टाइम सवाल पूछा गया तो आपके पास जवाब नहीं था। कहीं की कहीं का रोड़ा, और उसके बाद आपने कुनवा जोड़ा, सर कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? उसको आपने छुपाना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात छोड़ रहे हैं आप, तीरथ सिंह रावत जी की बात करूं तो तीरथ सिंह रावत जी ने क्या बयान दिया नारी शक्ति के लिए कि जी फटी जीन्स, मैंने उनके घुटने देखे, वो अपमान नहीं था? वो भाजपा सरकार को अपमान नजर नहीं आया? तीरथ सिंह रावत जी का बयान, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भरे दरबार में एक महिला को बोल दिया कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। वह अपना एक पीड़ित वो थी महिला उस टाइम, उनका ट्रांसफर नहीं था, आई थिंक कुछ ऐसे इस तरीके का विषय था उनका। हाँ, तो तीरथ सिंह रावत जी ने फटी जीन्स पे आते सार जैसी पद संभाला और फटी जीन्स पे उन्होंने अपना तो नहीं बयान दे दिया। तब भाजपा सरकार के प्रवक्ता कहाँ थे? तब महिलाओं का अपमान नहीं हुआ था। चलिए हनी पाठक जी बोल दीजिए, फिर मैं राजू मौर्य के पास जाऊंगा। हनी पाठक जी जवाब आप, हाँ कुछ कहना चाह रही हैं इसमें? अमनदीप जी ऐसा है, ये बोलते हैं कि त्रिवेंद्र जी जब भरी जनता दरबार में टीचर को बाहर करते हैं उसमें, और ये अगर लगाकर ये बोलते हैं कि लाइट अगर लगाकर बोलते हैं कि अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो, अगर ये बयान दिया है तो का क्या मतलब होता है, जरा मुझे ये भी बताने का कष्ट करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने ये नहीं कहा ना त्रिवेंद्र जी ने कि रेप अगर कोई रोक नहीं सकता है तो लेटकर मजा लीजिए, और कठोर कार्रवाई करने का क्या मतलब होता है? तुरंत उनको निष्कासित करें। जब प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं पर रेप होता है तो वहां मिलने जाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, राजनीतिक तंदूरी रोटी सेकने के लिए जा सकती हैं, तो अपने ही कर्नाटक के विधायक को क्यों नहीं इस्तीफा दिलवा सकती हैं? परसों से जब से मैंने इनका ये बयान सुना है, मेरे को पास कोई डिबेट नहीं आई क्योंकि सैटरडे संडे लीव हो गया था। मैं हर कांग्रेसी से हर डिबेट में कोई भी मुद्दा होगा ये पूछना जरूर चाहूंगी। और दूसरी चीज चंद्रशेखर जी, वन मोर थिंग, हनी पाठक जी सुन लीजिए, ये जवाब आप ये भी मांगिए कि जो विधानसभा अध्यक्ष हंस रहे थे विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, उनसे भी पूछा जाए कि 6 बार से चुन के आ रहे हैं, वो हंस भी रहे थे, वो भी दोषी हैं।
हर जो व्यक्ति महिला का अपमान करता है वो हर दोषी है। और सुनिए चंद्रशेखर जी, बलात्कार सिर्फ हाथों से नहीं होता है और शरीर से नहीं होता है। मैं तो हर व्यक्ति का वो बलात्कार मानती हूँ जो आंखों से भी होता है, जो मुस्कान से भी होता है। हर तरीके से एक औरत को बलात्कार होता ही होता है। लेकिन मैं ये पूछना भी चाहूंगी कि वो कांग्रेस की महिलाएं कहाँ गई जो पुतला हाथ में लेकर महंगाई का विरोध करने के लिए पुतला दहन कर सकती हैं, लेकिन ऐसे विधायक का पुतला दहन नहीं हो सकता। हनी पाठक जी उनके पास जितना जवाब था उन्होंने दे दिया। अमनदीप बत्रा जी, अगर लगाकर जवाब दिया गया, अमनदीप बत्रा जी, लगाकर जवाब दिया गया, देखिए शर्म आनी चाहिए। हनी पाठक जी, हम डिबेट कर रहे हैं वंशवाद पे। मैं आपसे आपका स्पष्ट जवाब पूछ रहा हूं कि क्या वंशवाद को आप प्रश्रय देंगे, क्या वंशवाद की वंशवेल पे चलेंगे चुनाव में, या उससे कहीं अलग हटके काम करेंगे? राजनीति हमारे यहाँ नहीं है। बूथ स्तर के थे हमारे कार्यकर्ता। हनी पाठक जी हुआ करते थे, हनी पाठक जी हुआ करते थे हमारे अमित शाह जी। हनी पाठक जी, मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ अमनदीप बत्रा से। अमनदीप बत्रा जी, आपके ऊपर, पार्टी के ऊपर वंशवाद का कहीं आरोप लग रहा है, कैसे बचेंगे उस आरोप से? जी, आरोप अगर लग रहा है, मैंने आरोप, अगर आप आरोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो पहले के समय में कुछ टिकट अगर बांट दिए गए, अगर अभी मान्यवर कह रहे थे कि हरीश रावत जी ने टिकट बांटे हैं, तो अगर उनको ये लगा होगा कि वो वहां से मजबूत दावेदार हैं, अगर कोई वहां से मजबूत दावेदारी दे रहा है तो उसको टिकट दिया गया। और दूसरी बात यह है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल जो आप बात कर रहे थे, मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने भी एक विधानसभा से स्टार्टिंग की हुई है यूथ कांग्रेस में। तो आज अगर मैं आपके बीच में हूँ, आज मैं प्रवक्ता हूँ, तो पार्टी ने आगे बढ़ाया मुझे। अगर मुझे पार्टी ना आगे बढ़ाती तो शायद मैं आज डिबेट में इतने उच्च स्तरीय प्रवक्ताओं के साथ ना वार्तालाप कर रहा होता या ना अगर आपसे 20 साल पार्टी काम करवा देगी ना, तो आप फिर छोड़ भी देंगे पार्टी को? नहीं है कि क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा दोहराइए। अब आगे चलते हैं। राजू मौर्य जी, नहीं आप बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको 15-20 साल काम करवा लिया ना, तो फिर आप अगर मगर करके पार्टी भी छोड़ देंगे? नहीं, पार्टी नहीं छोड़ेंगे भाई, ना ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये गलत। नहीं ऐसा समय पे छोड़ देते हैं। ये जज्बा अभी थोड़ा सा ठीक है, आपका जज्बा आपकी जगह ठीक है। राजू मौर्य जी, आज से मैं एक और बात बता दूं, राजू मौर्य जी, जो स्पष्ट वक्तव्य देना है कांग्रेस को, 15 साल बाद भी मिलेगा अमनदीप बत्रा के अंदर, ऐसी बात नहीं। सुन लीजिए राजू मौर्य जी, जो स्पष्ट वक्तव्य देना है कांग्रेस को, उसमें कहीं बच रहे हैं और बार बार ये अगर मगर कर रहे हैं। ये अगर मगर में ही टिकट बट जाएंगे और कार्यकर्ताओं का फिर मनोबल टूटता है। बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर वंशवाद की इतनी बुरी स्थिति है। राष्ट्रीय स्तर पर मैं ये नहीं कहूंगा, भाजपा भी कहीं छूटी नहीं है, भाजपा में भी वंशवाद पर बहुत बड़े स्तर पे देखने को मिलता है इस चीज को। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ने वंशवाद को चरम पर पहुंचाया है। और निश्चित रूप से ये जो 2022 का चुनाव भी होगा, वो भी भाई भतीजावाद इसी पर केंद्रित रहेगा कांग्रेस का। और बड़े संख्या में अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने घर को, रिश्तेदारों को कांग्रेसी विधायक और जो पूर्व मंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो टिकट दिलवाने में कामयाब भी रहेंगे। निश्चित रूप से यही कांग्रेस का जो पतन है उसका भी बहुत बड़ा कारण है। आज जो मेरी बहन ने विषय पर से हट करके जो बात करी, वो भी एक गंभीर विषय है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक ने एक बयान दिया, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेसी हो या कोई भी व्यक्ति, वो अपनी मानसिकता को सही करे। हमारी बहन बेटियां हमारा गौरव है, उनका सम्मान हमारा सम्मान है। अगर वो किसी प्रोफेशन में हैं, कहीं नौकरी कर रही हैं या किसी राजनीतिक दल में हैं, या मेरी बहन बेटी कोई कॉलेज में पढ़ रही है और उसके प्रति इस तरह की भावना, और जो रेपिस्ट हैं उनको लेकर के इस तरह के बयान, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर है। इसको तो राजनीतिक जो भी कोई दल हो, उसको अपने ऐसे कार्यकर्ता को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए और साथ में पुलिस कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये मानसिकता को दर्शाता है। और वंशवाद पर मैं इतना ही कहूंगा कि
हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को देखे जो मेहनत कर रहे हैं। वंशवाद के कारण ही राजतंत्र का अंत जो था वो इसीलिए हुआ कि वह वंशवाद था। अगर राजनीतिक दलों में आज लोकतंत्र के अंदर भी वंशवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। ये अपने आप में संविधान का, अपने आप में हमारी स्वतंत्रता का अपमान है। बिल्कुल। हनी पाठक जी, देखिए अगर वंशवाद हावी रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है और ये लगता है कि ये पारदर्शिता नहीं है राजनीतिक दलों की। लेकिन आपके यहाँ ऐसा सुना जा रहा है कि एक परिवार एक टिकट का कुछ फार्मूला लागू होने वाला है। बिल्कुल अब की बारी लागू नहीं होने वाला है, ये काफी पहले से लागू हो रखा है कि एक परिवार एक टिकट। ये फॉर्मूले से ही हमारी सत्ता चली आ रही है। और चंद्रशेखर जी, आप मुझे बता दीजिए, एक कोई डाटा बता दीजिए जिसमें एक परिवार से 10 टिकट हम लोगों ने दिए हों। और अभी मेरी बात आपने ही कोई और क्वेश्चन पूछ के काटी थी, कुछ आप सवाल कर रहे थे अमनदीप जी से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रह चुके थे अमित शाह जी, वो बूथ अध्यक्ष थे कभी किसी जमाने में, और बूथ अध्यक्ष से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आए थे। तो एक आम कार्यकर्ता ही था ना वो व्यक्ति बूथ अध्यक्ष का, और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष की भी इतनी पूछ होती है, ये आप समझ लीजिए। और ज्यादा दूर क्यों जाए, मैं अपने ऊपर अगर आकर देखूं तो मैं अपनी कैंट विधानसभा में एक आदमी से कार्यकर्ता मंडल महामंत्री हुआ करती थी महिला मोर्चा की, और फिर मुझे महानगर में लिया गया, महानगर से प्रदेश में लिया गया, फिर मुझे 3 दायित्व दिए गए, और आज मेरे पास 2 दायित्व हैं। तो यहाँ पे कार्य देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि कार्य प्रणाली कैसी है, और कार्य प्रणाली को देखते हुए आगे कार्य दिया जाता है। हम मेरी कार्य प्रणाली को देखा गया तो फिर मुझे महानगर संयोजिका का दायित्व दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, और फिर मुझे प्रदेश में यह दायित्व दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, और उसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ही मुझे अपना दायित्व याद आया और मैंने अमनदीप जी से ये सवाल किया था। तो हमारे यहाँ वंशवाद की राजनीति नहीं है ज्यादा चंद्रशेखर जी, और मैं वंशवाद की राजनीति का विरोध भी करती हूँ, क्योंकि आम कार्यकर्ता सिर्फ झंडे और डंडे उठाने के लिए नहीं है, और हर व्यक्ति जब किसी पोस्ट पे भी और नौकरी में भी अगर जाता है तो काफी कड़ी मेहनत करता है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। औरतें घर में खाना भी बनाती हैं तो ये सोचती हैं कि मेरे पति को ये खाने में टेस्ट अच्छा लगे, ये और मैं और अच्छा बनाऊं जिससे मेरे पति, मेरे सास, मेरे ससुर, मेरे भाई, मेरी बहन मेरे खाने की तारीफ करें। तो हर व्यक्ति अपने चीज में और अच्छा करके दिखाने की कोशिश करता है। तो मैं ये मानती हूँ कि वंशवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और हमारी भारतीय जनता पार्टी इस सिद्धांत पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी इस सिद्धांत पे ही रहती है। वंशवाद की राजनीति हमारे यहाँ नहीं है कि एकल परिवार का ही एकाधिकार है। 70 सालों से वो ही व्यक्ति राज करता आ रहा है जो एक ही परिवार का है, और एक ही व्यक्ति है जो कि उसी में रह रहा है। दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती, भाई बहन, माँ बाप, सिर्फ वो ही राज करते आ रहे हैं। उनके अलावा कोई व्यक्ति उस चेयर पर, आम कार्यकर्ता अगर कभी बैठा है तो कृपया मुझे आंकड़ा दिखाने का कष्ट में क्या करे, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, और मुझे आंकड़े भी दिखा दे और मेरा नजरिया भी एकदम साफ करके दिखा दे कि हाँ हमने यहाँ पे आम कार्यकर्ता को जगह दी थी, और यहाँ हमारे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, पापा मम्मी नहीं बैठे थे, और पोता पोती, भाई बहन नहीं बैठे थे। ठीक है। तो देखिए अमनदीप बत्रा जी, जैसे बीजेपी ने स्पष्टीकरण दिया है कि एक परिवार एक टिकट का फार्मूला लागू कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी अभी नई एंट्री है, लेकिन आपको भी ऐसा ही स्पष्टीकरण देना होगा कि वंशवाद को लेकर आपका क्या बड़ा कदम है उत्तराखंड में। बिल्कुल सही बात है कि एक परिवार से एक टिकट का इन्होंने जो कह रहे हैं कि कर रहे हैं, कि अच्छी बात है। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात आती है तो कांग्रेस पार्टी भी कार्यकर्ता और दावेदारी को देखकर टिकट दे रही है कि कौन आदमी किस प्रकार से और कितने मन से काम कर रहा है प्रत्येक विधानसभा में। मैं खुद राजपुर विधानसभा से आता हूँ। दावेदारी तो बहुत लोगों की है, लेकिन जो मजबूत दावेदार है और एक्चुअल वो टिकट के लिए कामयाब है और हकदार है जिस चीज का, तो उसको टिकट देने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस, और आप देख लीजिएगा जिस प्रकार से टिकट वितरण होगा तो उसी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि पूरी पार्टी का प्रत्येक आदमी चाहे कोई भी हो कार्यकर्ता ही कहलाता है। कार्यकर्ता जो दिल से काम कर रहा है उसी को
उसी को टिकट देगी पार्टी और वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। और आपको और भाजपा सरकार की जहां तक बात है, भाजपा को उस चीज का जवाब मिल जाएगा जब टिकट वितरण होगा। और जिस प्रकार से टिकट वितरण जब होगा तब मजबूत दावेदारी जिसकी होगी, मैं दोबारा बता दूं, मजबूत दावेदारी और जो कार्यकर्ता मजबूती स्तर से काम कर रहा होगा उसको। अब ये अनी पाठक जी जो बता रही थी कि ये काम बहुत टाइम से चलता आ रहा है हमारी पार्टी में, एक टिकट और एक घर और एक टिकट का जो बताया इन्होंने कुछ। जो राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह जी के लड़के को, पंकज सिंह जी को नोएडा विधानसभा से 2017 में एमएलए थे, तो उनको टिकट क्यों दिया आपने? वो तो वहां से चुनाव लड़के आए, जो आपने टिकट दी ना, अगर एक ही घर से आप 2 लोगों को नहीं लेते हैं तो आपने राजनाथ सिंह जी के लड़के को टिकट दे दी। पंकज सिंह नोएडा विधानसभा से 2017 में चुनाव लड़के आए थे और 2017 में वो नोएडा विधानसभा से एमएलए रहे। अब हाँ, हम लोगों पे ये बता रहे हैं जो वंशवाद चल रहा है, वंशवाद चल रहा है। अच्छा, वंशवाद अगर चल रहा होता तो शायद 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ना बनते देश के हमारे, शायद नहीं बनते ना अगर वंशवाद होता। वो भी तो एक पार्टी के अगर उनके अंदर कुछ देखा गया तभी उनको प्रधानमंत्री बनाया गया 2004 में। ये राजू मौर्य कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए इनकी बात को। देखिए, मेरे भाई, छोटे भाई जो है वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ वंशवाद नहीं है, जबकि अगर पूरा इतिहास मतलब 70 साल में मैक्सिमम टाइम कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस में केवल वर्चस्व रहा गांधी परिवार का। आज भी गांधी परिवार के मोह में कांग्रेस पूरी खत्म हो गई। यानी राहुल गांधी, यानी अभी यहाँ पर कांग्रेस पूरी खत्म हो गई। वो आपकी सुनिए, आपकी बारी आएगी, आप बोलिए। संवाद जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे अमनदीप बत्रा के पास। अमनदीप बत्रा जी, बात दे रहे थे हम। जी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। राजू मौर्य जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ये वंशवाद जैसे अभी भी परिवार मोह और गांधी परिवार के मोह में, यानी कि अभी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की सभा भी हुई, प्रधानमंत्री जी की भी हुई, गृह मंत्री जी की भी हुई, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी तक सिमटी हुई है। यानी आज भी वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उनका दायरा, उनका मोह जो है वो राहुल गांधी के आसपास ही घूम रहा है। और अन्य बहुत सारे कांग्रेस के अंदर काबिल नेता हैं, तो आखिर क्या वजह है कि केवल गांधी परिवार से आगे नहीं बढ़ पा रही है कांग्रेस? ये सबूत है इस बात का कि आज भी कांग्रेस की राजनीति वंशवाद पर केंद्रित है। अब इसका जवाब बेहतर हमारे छोटे भाई अमनदीप जी जरूर दे पाएंगे शायद। वैसे ये चीज समझने वाली है और वो भी समझ रहे हैं इस बात को कि उनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कितना वर्चस्व पे है वंशवाद। जी अमनदीप जी, और राजू मौर्य जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। राजीव मौर्य जी हमारे बड़े भाई, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जी से आगे नहीं बढ़ रही है कांग्रेस। देखिए, अब हम लोग तो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, और आगामी मैं आपको बता दूं कि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन के आएंगे देश के। ये प्रत्येक कार्यकर्ता को पता है, कांग्रेस कमेटी के प्रत्येक आदमी को पता है। अभी जैसे देवभूमि में उनका आगमन हुआ, उन्होंने विजय सम्मान रैली का आयोजन किया, तो आप देख ही सकते हैं कि कितने लोग उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए जुटे वहां पे। किस प्रकार से उन्होंने वहां पे भाषण दिया और किस प्रकार से लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था कि वह राहुल गांधी जी को सुनने आए। तो ये जो पार्टी बात कर रहे हैं कि हमारे पास बड़े लीडर्स नहीं है या बड़ा चेहरा, देखिए लीडर्स बहुत लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के पास। और कुछ जो आज बीजेपी में भी गए हैं, वो आई थिंक मेरे हिसाब से तो अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो शायद कांग्रेस के ही थे जो भाजपा में आज गए। और जो भी हुआ, तो कांग्रेस लीडर बनाने का काम करती है और वह कार्यकर्ता को ही लीडर बनाती है।
अगर कार्यकर्ता के अंदर वह एक चीज है तो वह लीडर बनेगा। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं तो अपनी अगर बात करूं तो मैंने भी विधानसभा से और अगर पार्टी ने मेरे अंदर कुछ बात देखी तो कार्यकर्ता होने के नाते आगे बढ़ाया, जमीनी स्तर से हम जुड़ के काम करते हैं और हमें आगे लेके। एक बात कहे अमनदीप जी, आपकी मासूमियत के आगे कोई जवाब ही नहीं बनता है। मासूमियत आपके अंदर इतनी मासूमियत है कोई नहीं। ये जो चंद्रशेखर जी, फिर टाइम ओवर हो जाएगा, मैं जवाब दूंगा जी, जवाब दे लीजिए हनी पाठक जी। अब ये अमनदीप जी की बात का जवाब, मासूमियत वाला चंद्रशेखर जी बिल्कुल सही है कि सही में मेरे भाई के अंदर कुछ मासूमियत ही है, जो मासूमियत में इतने हास्यास्पद बयान देते जा रहे हैं कि हमारे यहाँ परिवारवाद की राजनीति नहीं है। और राजू भाई साहब देखिए, एक बात आपने बिल्कुल गलत बोली कि राहुल गांधी जी के अलावा इनको कोई नजर नहीं आता है। प्रियंका गांधी वाड्रा आप भूल गए, प्रियंका गांधी वाड्रा इनको नजर आती हैं। उत्तराखंड में अगर राहुल गांधी जी आए तो प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में गई हैं, जो आपको नजर नहीं आई हैं, तो देखिए उनको। और मनमोहन सिंह जी की बात देखिए, ऐसा चंद्रशेखर जी कई चीजें जो हम जैसे लोग भूल जाते हैं ना, तो उनको हमारे भाई अमनदीप जैसे लोग याद दिला देते हैं। जैसे कि मैं भूल गई थी 1 मिनट के लिए कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आकर गए थे, तो राहुल गांधी जी यहाँ पर आकर जो गए थे ना, उसमें भी उन्होंने परिवार की ही बात याद करी थी। क्या करी थी अमनदीप जी, मैं बता देती हूँ आपको कि उन्होंने कहा था मेरे दादा दादी नाना नानी शहीद हुए थे। जरा कृपया मुझे भी बता दीजिए किस चीज में शहीद हुए थे। और वो ये भूल गए कि विपिन रावत जी उनका नाम है जो शहीद हुए थे। उनको वो ये कह रहे थे रावत जी की मृत्यु हुई और मेरे दादा दादी नाना नानी इस देश के लिए शहीद हो गए। मतलब विपिन रावत जी उन्होंने पूरा नहीं बोला, उन्होंने रावत जी की मृत्यु हुई और मेरे दादा दादी नाना नानी शहीद हुए। तो ये परिवारवाद का ही अंश है जो उनमें आ रहा है। आप कांग्रेस पर प्रहार कर रही हैं या अमनदीप जी की मासूमियत पर प्रहार कर रही हैं? कांग्रेस पे प्रहार कर रही है। और ये भाई मेरा मासूमियत इस पे ले जा रहा है कि इन पे पूरा जवाब कांग्रेस पे ही दे रही हूँ। और मनमोहन सिंह जी की बात अभी मेरे भाई ने कही, तो मेरे भाई जी सुनिए आप, मनमोहन सिंह जी सिर्फ वो थे जैसे हम लोग रिमोट का चैनल बदलते हैं और चैनल चेंज होते हैं, तो वैसे ही मनमोहन सिंह जी का हाल था। सोनिया गांधी जी जो चैनल प्ले करती थी वो ही प्ले का बटन दबाने के बाद समय संक्षिप्त राजू मौर्य का जवाब देते हैं। राजू मौर्य जी। जी आप जवाब दे दीजिए जो उन्होंने कहा, अमनदीप बत्रा ने जो बात रखी है अपनी। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस इन दोनों राजनीतिक दलों को वंशवाद और परिवारवाद से आगे बढ़ करके आगे अपने अन्य कार्यकर्ताओं को टिकट दे करके भेजना चाहिए, ताकि देखिए जनता के जो आम लोग हैं, आम नागरिक है, वो कम से कम उस आवाज को वहां तक पहुंचा सके। जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग हैं, विधायकों के मंत्रियों के बच्चे हैं, वो एक लेविश लाइफ जीते आ रहे हैं, उनको नहीं पता कि किस तरीके की तकलीफ होती है एक आम आदमी की। तो हम तो सिर्फ इतना कहेंगे। समाप्त हो रहा है। हनी पाठक जी, अमनदीप जी, राजू मौर्य जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। वंशवाद का आरोप घुमा फिरा कर अगर कहीं पार्टियां लगा रही तो वो सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस पर लग रहा है। अब कांग्रेस को एजेंडा देखना होगा कि कौन सी नई नीति होगी जो कार्यकर्ता उनके साथ हो जाए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।